हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है बताओ सभी के सभी लोग। इसको बाद में बंद कर देना, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बताइए। काफ़ी आज परेशानी हुई आज की पहली क्लास में आप लोगों की, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, मुझे पता है। 2 बार आप लोग लाइव आ चुके हैं और उसके बाद में जो है आप क्लास नहीं देख पा रहे थे। ऑडियो तो आ रहा था, आपको वीडियो नहीं आ रहा था। अभी बताइए आप लोग, अभी सब ओके है क्या? सब बढ़िया है? जल्दी बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। अभी देखिए तो आवाज आ रही है? ऑल ओके है बताइए। आप भी बोलते होंगे गजब का हाल है। कभी ऑडियो सुनाई देता है तो वीडियो नहीं है, और कभी वीडियो दिखाई देता है तो ऑडियो नहीं, कभी दोनों सुनाई देता है तो कमेंट नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अभी पहले आप लोग जब तक कंफर्म नहीं करेंगे कि ऑडियो वीडियो ओके है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कंफर्म करिए, बताइए। बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब आप लोगों का काम? लाइव आ जाओ, पहले सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। ओके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। काफ़ी सारे बच्चे हैं आप में से, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार शायद एप्लीकेशन पे जुड़े हुए होंगे, या पहली बार एक स्पेशल क्लास में आप होंगे। आज के पहले हो सकता है आपने हमें यूट्यूब पे देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके अपने प्यारे से इस एप्लीकेशन पे, ठीक है। आज की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आज की ओरिएंटेशन क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और शायद आज जब आप इस बैच में अब जुड़ चुके हैं, तब ये जो सफ़र है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से एक ऐसे सफ़र पे आपको चलना है जहाँ पर आगे कामयाबी है, आगे एक बड़ी मंज़िल है, और आपके बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे चढ़ने की धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो स्टेप्स कम होते जाएँगे, और वो दूरियाँ कम होते जाएँगी, और आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएँगे। तो वो सफ़र जो है अब शुरू हो चुका है आप लोगों का। तो स्वागत करते हैं मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों का, चलिए सारे चैंपियंस का। एक बार मैं सेशन को शुरू करने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप कहाँ-कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं? अपने स्टेट का एक बार नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल। क्लास की टाइमिंग कितने बजे रहेगी? कितने महीने में कोर्स पूरा होगा? मैं कैसे पढ़ाऊँगा? 1 घंटे पढ़ाऊँगा कि 2 घंटे पढ़ाऊँगा? 1 क्लास पढ़ाऊँगा कि 2 क्लास पढ़ाऊँगा? उसके अलावा आप आपको कौन-से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? ठीक है, उसके बाद में यहाँ किस पेपर को निकालना आसान है, किसको मुश्किल है? कितने घंटे तैयारी करनी होगी? सारी बातें जो है हम आज आपको सेशन में बताने वाले हैं। जो आज ये ओरिएंटेशन क्लास है, जो आज की ये गाइडेंस क्लास है, इसके अंदर में बहुत सारी बातों की चर्चा आपसे की जाएगी, और खुल कर के की जाएगी यहाँ पे। चलिए, दिल्ली से, झारखंड से, बंगाल से, बहुत बढ़िया बात है, सब अलग-अलग जगह से हैं। अब आपने कमेंट में इतना बता दिया तो एक काम करिए, छोटी-सी चीज़ और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और वो छोटी-सी चीज़ मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो ये है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? किस परीक्षा की तैयारी आप मेरे भाई यहाँ पर कर रहे हैं? आप वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, किस एग्ज़ाम की तैयारी है? कोई एसएससी का हो सकता है, कोई रेलवे का हो सकता है, कोई बैंकिंग का हो सकता है। तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आप मेरे भाई यहाँ पर उस एग्ज़ाम के बारे में बताइए। आह, चलिए,
एसएससी सीजीएल हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, बहुत बढ़िया। अभी सीपीओ में आप लोगों ने देखा रिजल्ट्स की तबाही, किस तरीके से हम लोगों ने ढाई है, ठीक है? कोई बिहार की परीक्षाओं के लिए हो गया, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो एसएससी वाले हैं और एसएससी वालों का थोड़ा अभी दबदबा इसमें ज़्यादा है कमेंट बॉक्स में, बढ़िया है। तो देखो यार, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बहुत पहचान बताने की अपनी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हमारा नाम है आदित्य रंजन और आप जिस एप्लीकेशन पर हैं, वो हमारा अपना प्यारा-सा छोटा-सा एक परिवार है, ठीक है? जिस बैच में हैं, उस बैच का नाम चैंपियंस बैच है और इस बैच से मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, लाखों की संख्या में हुए हैं। अलग-अलग एग्ज़ाम्स में अगर हम बात करें टीचिंग एग्ज़ाम्स में, डिफेंस एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में पिछले कई सालों में, चैंपियंस 1.0, 2.0, 3.0 इन सभी बैचेस से अलग-अलग जगह पर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अलग-अलग क्षेत्र में सेलेक्ट हुए हैं और वो जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं और जीवन में बड़े खुश हैं। रही बात हमारी थोड़ी-सी यहाँ पर तो 2021 में हमने जो है एक पेपर निकाला था सीजीएल का, एसएससी सीजीएल जिसके माध्यम से हम सेलेक्ट हुए थे एक्साइज़ इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक मेरा 114 था सीएचएसएल की परीक्षा में, उसमें सेलेक्ट हुए थे हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है? ये जो होता है एलडीसी बोलते हैं ना, उसका एलडीसी का पोस्ट होता है 12th में, ठीक है? और भी काफ़ी सारी परीक्षाएँ हमने निकाली पहले तो और पहले तो हमने खुद पेपर निकाल कर के अपने आप को साबित किया कि हम कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं हैं और तब उसके बाद में पिछले 4 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पे और ऑफ़लाइन में। और यहाँ पढ़ाने के बाद अब आपकी बारी है, आपका सिलेक्शन करवाते हैं। अभी हाल-फिलहाल आपने देखा यहाँ पर कि सीपीयू में किस तरीके से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3। इसके अलावा काफ़ी ऐसे रैंक थे, काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर इसी बैच से, इसी क्लास से, इसी तरीके से पढ़ कर के वो सेलेक्ट हुए हैं। अब आगे का सफ़र आप लोगों के लिए है और ये हम बता दें, ये जो हमारा चैंपियंस का बैच है, ये 2025 वालों के लिए नहीं है, कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि अभी से 2 महीने बाद कोई मेरा पेपर है और इस बैच से पढ़ कर के मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए, तो ये उनके लिए नहीं है। ये जो बैच है प्योरली 2026-2027 में तैयारी कर रहे या जिनका पेपर 2026 में होगा या 27 में होगा, ठीक है? उनके स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये बैच है। क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत तो पहले अगर सच्चाई बता दो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा-सा आप लोगों को भी सही रहता है और मुझे भी सही रहता है। जिनको कम समय में ख़त्म करना है तो फिर वो वीओडी बैच लेकर के आराम से कवर करो और जिन्हें मेरे भाई यहाँ पर अच्छा वक़्त चाहिए तो वो आराम से जो है अच्छा समय मतलब चाहिए जो आराम-आराम से पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो चैंपियंस बैच के साथ में अपने सफ़र को आगे बढ़ाएँ। यहाँ पर आगे बताने के पहले मैं थोड़ा-सा एक पॉइंट आप लोगों से ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कई बार ये पूछते हैं कि यूट्यूब से भी तो पढ़ कर के सिलेक्शन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन की ज़रूरत वहाँ पर क्या है? बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से सिलेक्शन ले तो लेते हैं। फिर मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता क्या है बैच की? देखिए, अगर आप मान लीजिए बिगिनर हैं ना, तो जब आप बिगिनर हैं तो जो बात फाउंडेशन की बनाने की होती है, ठीक है? बात जब नींव बनाने की होती है वहाँ पे, तो वहाँ आपको एकदम जड़ से पढ़ना होता है, ज़ीरो से पढ़ना होता है, ठीक? और ज़ीरो से पढ़ने के लिए आपको एक-एक बातों को समझना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत ऊपर लेवल तक जाना है। लेकिन 10 मंजिला इमारत तो तब बनाओगे जब तुम्हारी नींव बहुत मजबूत होगी। पता चले कि नीचे का फ्लोर ही तुम्हारा सही से नहीं है, ऊपर जैसे बिल्डिंग बनाए ढह जाओगे। ठीक है? तो आधी-अधूरी तैयारी होगी ना, तो लगेगा तुम्हारा कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन कभी नौकरी नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए पहले फाउंडेशंस बनाना ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर पहला माला, फिर उसके ऊपर दूसरा माला, फिर उसके ऊपर तीसरा माला। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्यों हो जाता है? एप्लीकेशन बेस्ड इसीलिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा-पूरा कंप्लीट एक कोर्स पढ़ाया जाता है। ठीक है? पूरा कंप्लीट कोर्स जिसकी अगर हम बात करें कि आपको गणित के जितने आपके चैप्टर होते हैं, जितने आपके कांसेप्ट होते हैं, जितने आपके टाइप होते हैं और सिंक्रोनाइज़ होकर के, एक अलग माहौल में ले जाकर के वहाँ सारी चीज़ें बताना। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं हो सकता है चीज़ें, लेकिन यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप पहली वीडियो मेरी देखोगे तो नीचे आपको तुरंत जो है यहाँ पर अ कॉमेडी विद कपिल आ जाएगा, उसके नीचे बिहार का चुनाव आ जाएगा, उसके नीचे आपका क्रिकेट का मैच आ जाएगा और आप उसके बाद में भटकते, 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 भटकते न जाने कहाँ पहुँच गए। लेकिन जब आप एप्लीकेशन पर आते हैं, तो आपको पहली वीडियो अगर दिख रही है परसेंटेज 1 तो दूसरी दिखेगी परसेंटेज 2, तीसरी दिखेगी परसेंटेज 3, कोई और नहीं दिखेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है एप्लीकेशन पर आकर के पढ़ाई करने का। और रही बात एग्ज़ाम्स को लेकर के, मल्टीपल एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो उसमें भी सवाल बच्चों का ये होता है कि हम तो जी यहाँ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इस बैच से सीजीएल का सिलेक्शन हो जाएगा?
क्या इससे मेरा रेलवे का सिलेक्शन हो जाएगा? मैं आपको बताऊँ, मैं एमटीएस स्पेशल नहीं पढ़ाता, मैं सीजीएल स्पेशल नहीं पढ़ाता, मैं यूपीएसआई स्पेशल नहीं पढ़ाता, मैं मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ। और मैथ स्पेशल जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद में आप भारत में किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप बैठेंगे, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे और उसमें आप पूरे के पूरे नंबर लेकर के आ पाएँगे। जैसे हमने या कोई भी व्यक्ति जो एस्पिरेंट्स होते हैं, तैयारी जब करते हैं, मान लीजिए बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का फॉर्म आ गया, भर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब एनटीपीसी के मास्टर का जाकर के स्पेशल बैच लेकर के पढ़ाई करोगे। कितनी बार कहाँ-कहाँ जाओगे? फॉर्म तो लगभग आते हैं, सबके सिलेबस सेम है। गणित की पढ़ाई ऐसी करो, एक बार में ही ऐसी करो कि तुम कोई भी परीक्षा देने जाओ, तो एक बार में बैठो तो वहाँ तुम्हारा पूरा सवाल तुमसे बन जाए। बीच में काफ़ी ऐसी परीक्षाएँ होती हैं, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का आ जाएगा, आईबीएसईआईओ का पेपर आ जाएगा, ठीक है? तो इनमें जो तुम्हारा गणित का सिलेबस है, वो अलग नहीं है, वो यही है। लेकिन मन में हम क्या अवधारणा बना लेते हैं कि हमको जीडी निकालना है, तो हमको जीडी स्पेशल पढ़ना चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये नहीं करें। पढ़ें तो हमेशा मैथ स्पेशल पढ़ें और तरीके से पढ़ें, और जो आपका टीचर पढ़ाता है, जो आपका गुरु पढ़ाता है, जो आपका भाई पढ़ाता है, उसको बढ़िया से पढ़ कर के आप जो है अपने कांसेप्ट्स को मजबूत करें और प्रैक्टिस करें। ठीक। सेशन के पहले दिन मैं आपको बोल दूँ, ठीक, बैच की फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको लेकर के किसी को कोई दिक्कत भी आ रही हो। क्योंकि आज के समय अगर आप देखें, महँगाई का जो आलम है, वो ये है कि एक बच्चा जो कि छठी या 7वीं क्लास में पढ़ता है, उसके लिए एक होम टीचर को भी रखना पड़ता है ना, एक होम ट्यूटर को भी रखना पड़ता है, तो घर पे आके पढ़ाने के महीने के 3000 रुपए लेके जाता है। अब वो भी 1 या 2 सब्जेक्ट के। और यहाँ तो ₹1000 के अंदर में पूरे, मतलब पूरा का पूरा मैथ, 8 महीने का कोर्स आप पढ़ रहे हैं। और 8 महीने का कोर्स आप यहाँ पर जो भारत के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आप सोचिए। यानी महीने का ₹100 के करीब में आप जो है लगभग यहाँ महीने का कह रहे हैं, मतलब महीने का 120-130 के करीब में आपका जो है इतना रुपया आप हमें अदा कर रहे हैं। और उसमें आप अथाह ज्ञान लेकर के जा रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर के। तो कोर्स बहुत महँगा नहीं है, बहुत ऐसा भी नहीं कि हाँ, खेत बेच करके तुमको देना पड़े, बहुत कुछ है। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का मैं एक फ़ायदा मानता हूँ कि एजुकेशन काफ़ी सस्ता हो गया ताकि सारे के सारे बच्चे पढ़ पाएँ। अब उसके बाद में हम और भी चीज़ों के ऊपर में भी धीरे-धीरे चर्चा करेंगे कि कैसे गणित में आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सारी बातें जो है मेरे भाई, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर जान पाएँगे, सारी बातों को सुन पाएँगे। लेकिन किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले सुनना पड़ता है। अगर मान लो कि मैं कोई बात वहाँ कह रहा हूँ और तुम बीच में अपने सवाल उसमें ला रहे हो, तो उसमें नुकसान तुम्हारा हो रहा है। उसमें नुकसान क्या हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बीच में आकर के कोई ये सवाल पूछ दे, "सर ये बताइए ना क्लास का टाइमिंग कितने बजे है?" उसमें नुकसान किसका है? तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है, स्थिर नहीं है। और जहाँ मन स्थिर ना हो ना मेरे भाई, वहाँ पर, वहाँ कोई भी चीज़ मैं कितना बेहतर भी पढ़ा दूँ, तुम्हारे दिमाग में नहीं जा सकता है। तो मन को स्थिर करना, सारी बातें मेरी पहले सुनना, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक? इसके अलावा मैं आपको एक और बात मेरे भाई बता दूँ, आप ये मत सोचिए कि ये एक टीचर हैं और ये मत सोचिए ये एक बहुत बड़े शिक्षक हैं। आप खुल करके अपने आराम से अपने आप, मतलब जो है, मुझे अपना बड़ा भाई मान करके अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं क्लास के एंड में। और पूरे सेशन के दौरान, पूरे 8 महीने, 9 महीने जितनी हमारी जर्नी आपके साथ में रहेगी, अपना बड़ा भाई मान करके ही इस कोर्स में पढ़ाई करिए। सर ना कह करके भाई भी कहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, चाहे वो लड़कियाँ हों, लड़के हों, मैं सबके लिए यही बात कहता हूँ। ठीक? वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, ज़्यादा अच्छे से हम गाइड भी कर पाते हैं, कनेक्ट भी कर पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो वाला दायरा रखें, ठीक है, स्टूडेंट टीचर वाला वहाँ पर, कि इतना स्ट्रिक्ट हो जाएँ हम और इतना बोरियत बना दें इस क्लास को कि फिर आपको पढ़ने का मज़ा ही ना आए, आनंद ही ना आए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। एजुकेशन और क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ इंटरेक्शन कंटीन्यूअसली चलता रहे, ठीक है? वो सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, अगर मेरी ऑफ़लाइन की क्लास में कोई स्टूडेंट सो रहा होता है, तो यहाँ पर वो उसकी कमी नहीं है, वो मेरी कमी है वहाँ पर कि मेरे पढ़ाने के बावजूद भी वो बीच क्लास में सो कैसे गया। तो वहाँ मैं अपनी कमी मान करके उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ कि शायद मेरी क्लास में वो दम नहीं था कि वो सो रहा था। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारी क्लासेस के दौरान अगर आपको बोरियत फ़ील हो रही है, तो आपकी कमी नहीं, मेरी कमी है। हाँ, लेकिन शुरू में थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे सकते हैं जिसको आप मानिए। अब देखिए, सबसे पहले समझिए आज के समय भारत में क्या है कि जो मिडल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कहीं न कहीं जो मिडल क्लास से लोग हैं वहाँ पे, उनके पास में बहुत ज़्यादा अगर पैसा होता तो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, डिफेंस में, बाकी अलग-अलग जगह पर जाते हैं, पायलट बनते, कुछ और की तैयारी करते, बड़ा बिज़नेस करते। ज़ाहिर-सी बात है, ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हम जो मिडल क्लास के लोग आते हैं यहाँ पर, उनके जेब में कितना पैसा होता है, ठीक है? और जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, वो साधन, वो हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है? कोर्स को लेने के लिए भी 4 लोगों से पूछना पड़ता है, 4 बार सोचना पड़ता है, किसी किताब को खरीदने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। तो इसका मतलब फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग नहीं। तो जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है, वो क्या है पता है आपको?
जो मिडिल क्लास को बाय बर्थ, बाय जन्म मिला है, वो है उसकी मेहनत। और वो मेहनत ऐसी चीज़ है ना कि एक पंचर बनाने वाले को भी आईएएस बना देता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ठीक है? वो मेहनत ऐसी चीज़ है यहाँ पर कि जिसके जेब में ₹100 भी नहीं है, ₹1000 भी नहीं है, लाख रुपए भी नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनत करना जाने, तो भारत के ब्यूरोक्रेसी में वो अपने टॉप लेवल तक वो जा सकता है और कलम की ताकत से पूरा देश बदल सकता है। उस चीज़ के सफ़र का आज से मेरे भाई जो है वो बिगिनिंग है। और ये बिगिनिंग में मैं आपको बताऊँ तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या हो गया जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सारे जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जहाँ पर लिखने का काम नहीं होता, ऑप्शन टिक करने का काम होता है। आप उनकी पढ़ाई करते हैं। और ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि 2026 में काफ़ी अलग-अलग परीक्षाओं की वैकेंसी आएगी। एसएससी में आएगी, बैंकिंग में आएगी, रेलवे में आएगी, सब में बढ़िया मतलब 25 में भी था और 26 में भी ऐसी वैकेंसी आने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बता के चलता हूँ। लेकिन 26 में नौकरी वही इंसान लेकर के जाएगा जिसने 25 में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से किया होगा। और 25 में तैयारी कैसे करेगा मतलब 25 में और साथ में 26 का जो हाफ पार्ट है मार्च-अप्रैल तक लेकर के, जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो रेगुलर रहेगा, जो बहुत ज़्यादा न्यू ईयर नहीं मना रहा, बहुत ज़्यादा क्रिसमस नहीं मना रहा, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले रहा, जो उनके टीचर्स बता रहे हैं यहाँ पर वो उनकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और आगे बढ़ रहा है। इनमें अब हम आपको बताएँ छोटी-छोटी बातें तो देखो ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको बन के चलना है। अब इसके बाद बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई विषय होते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, जीएस हो गया। इसमें कभी भी ये बात देखना कि आप जीएस में 100% स्कोर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत कुछ पढ़ कर के जाओगे जीएस में और आपका दिन इतना खराब है कि उसमें से एक भी सवाल नहीं फँसेगा। और कई बार ऐसा होगा 4 टॉपिक पढ़ कर के क्वेश्चन उसी में आ गया। यानी जीएस का जो भाग है वो क्या है अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है? इंग्लिश में लगभग-लगभग ऐसे मान करके चलिए कि बहुत अथा सिलेबस नहीं है, बड़ी चीज़ें वहाँ पे नहीं है, जो गलतियाँ होती हैं लोगों से एरर और बाकी चीज़ों में होती हैं। बच जाते हैं आपके 2 विषय। दुनिया कहती है कि मैथ और रीज़निंग आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसके बाद भी बहुत ऐसे टॉपर्स को मैं अभी सीपीओ में देखा मैंने जिनके बढ़िया-बढ़िया रैंक है, उसके बाद भी गणित में वो पूरे नंबर लेकर के नहीं आ पाए। सोचिए कि गणित में अगर आपके पूरे नंबर होते हैं, तो आप एज कितना लेकर के जाते हैं? तो मैं अगर आसान भाषा में बात करूँ इस पूरे जनरल कॉम्पिटिशन को क्रैक करने की, तो उसमें मैं सबसे पहला ही एक बात कहूँगा कि मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, आपको पूरा स्कोर करना है। डिफरेंस है ज़्यादा स्कोर करने में और पूरा स्कोर करने में। 100% का टारगेट आपको बना करके चलना है। इसमें 1 नंबर भी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं और जब 1 नंबर भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब 1 चैप्टर भी, 1 टॉपिक भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सवालों के ऊपर में आपकी कमांड इतनी हो जाए कि भाषा को चाहे जितना भी क्यों ना बदल दिया जाए, जवाब सबसे पहले आपके कलम से ही निकलना चाहिए और कम समय के अंदर में भी निकलना चाहिए। शुरू-शुरू में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप ये सीखेंगे कि अच्छा सवाल को बनाते कैसे हैं और धीरे-धीरे जब आपकी ताकत, जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, तो फिर आप ये सीखेंगे कि सवाल को उड़ाते कैसे। और ये सारी चीज़ें आप इसी बैच के अंदर में सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले फिर से एक बात कहूँ, तो आज के समय जिस तरह का कॉम्पिटिशन है, जितनी संख्या मतलब वैकेंसीज़ की जो संख्या है जितनी कम है यहाँ पे और लोगों के अंदर में जितना नॉलेज आ रखा है, वैसे स्थिति में मैथ्स में पूरा 100% स्कोर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हम यहाँ 2 टॉपिक छोड़ के चले जाएँ, 4 चैप्टर छोड़ के चले जाएँ और इस तरीके से चले जाएँ तो फ़ायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 100% कवर करना पड़ेगा। अब ये बोलोगे कि सर क्या मैथ्स में पूरे-पूरे 100% लाना संभव है? अरे मैथ्स को तुम छोड़ो, मैथ्स हो गया, रीज़निंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तुम तीनों में 50 में 50, 90 में 90 लेके आ सकते हो। और ये बंदा सामने तुम्हारे खड़ा है, जो हर पेपर में एसएससी के मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीज़निंग में 50 में 50 लेकर के आया है। बट पता है क्या है? वो स पूरा-पूरा तुम्हारी मेहनत से नहीं आता है। 99% की मेहनत और 1% का लक भी बड़ा होना ज़रूरी है। कई बार ऐसे देखना कि अगर कोई रैंक 1 है और एक रैंक 2 है, रैंक 2 को ज़्यादा नॉलेज है रैंक 1 से, लेकिन उसके बाद भी उसका रैंक 2 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 1 वाले की उसकी किस्मत साथ थी। एक आधा क्वेश्चन का ट्विस्ट ऐसा बन गया कि वो उसको एज लेकर के चला गया ऊपर और वो रैंक 1 आ गया। उसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि 2 दोस्त हैं, 2 रूममेट्स में हैं, ठीक है? एक जिसका ज़्यादा नॉलेज है उसका सिलेक्शन नहीं होता है और दूसरे का 1 नंबर के कारण सिलेक्शन हो जाता है, वो होती है उसकी किस्मत। तो किस्मत तो देखो भाई लोग हमारे हाथ में नहीं है, वो दुआ करेंगे भगवान से आप लोग अपने लिए तो शायद आपकी झोली में थोड़ी बहुत चीज़ें आशीर्वाद के रूप में मिल जाएँ और चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन जो आपके हाथ में जो 99% है वो आपकी मेहनत है। और इसी मेहनत के दम पे आपको अपनी इस गरीबी से, आपको अपने इस जंजाल से, आपको अपनी इस बेरोज़गारी से बाहर निकल कर के एक अच्छी दुनिया में जाना है, एक अच्छा नौकरी प्राप्त करना है और उसके लिए अपने आप को बेहतर बनाना है। ये जो 8 से 9 महीने की कड़ी तपस्या आपकी है यहाँ पर, यही आपको तपा करके सोना बनाएगी।
देखते हो ना सोना कितना ज़्यादा मतलब उसको यहाँ पर आग में रखा जाता है, कितना ठोका-पीटा जाता है और तब जाकर उसकी कीमत कितनी निकल कर के आती है। बस वही सोना आपको बनना है और खरा सोना बनना है एकदम, ठीक है? तो इसके लिए मेहनत करने से आपको नहीं चूकना है। अब मेहनत करें तो कैसे करें भाई? गणित का सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या ज़रूरी है इसके अंदर में? कुछ लोग कह देते हैं कैलकुलेशन पर काम करो तो मेरा कोई भाई लग गया ले 50 तक का पहाड़ा याद कर रहा है। कुछ यहाँ कहते हैं कि नहीं-नहीं कैलकुलेशन पहाड़े याद करने से नहीं होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उस 2 गो टेबल यहाँ पर 2 लोगों को 2 संख्याओं को 4 संख्याओं को गुना करते रहो, तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। कुछ कहते हैं कैलकुलेशन तो ठीक है, 4 ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएँगे, बाकी सवाल तो कांसेप्ट के ऊपर में होंगे, तो लो रगड़ दो खाली कांसेप्ट को। दुनिया बोल तो देती है कांसेप्ट, कांसेप्ट, कांसेप्ट बट कांसेप्ट का मतलब क्या है? आज भी अगर किसी को बिठा करके मैं पूछ दूँ कि कांसेप्ट का मतलब क्या है? हिंदी तक लोगों को नहीं पता है, मायने तक नहीं पता है और हल्ला काटते कांसेप्ट अच्छा होना चाहिए। क्या है ये कांसेप्ट? उसके मायने क्या होते हैं? ये सारी बातें हम आपको सब बताएँगे। गणित जो विषय है, वो रटने वाला विषय नहीं है। गणित जो विषय है, वो कलम चलाने वाला विषय है और इसमें सबसे पहला जो पड़ाव होता है, वो होता है सीखना, समझना। अगर मान लीजिए कि हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो पहले हमें ये सीखना ज़रूरी है कि परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज के अंदर में कितने तरह के टाइप्स होते हैं, जो आपके इन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। परसेंटेज में 100 टाइप्स हैं, लेकिन आपकी जो परीक्षाएँ हैं, उनमें 15 से 20 ही टाइप ऐसे हैं, जिनसे क्वेश्चन्स उठ कर के आते हैं। और 4-5 टाइप ऐसे होते हैं जिनमें किसी साल आ गया तो किसी साल क्वेश्चन नहीं आया। ये मान कर के आप चलिए। तो जो आपके वो 15-20 टाइप हैं, उनमें क्वेश्चन्स की कैसे प्रक्रिया है, उनमें यहाँ पर कैसे घुमाया जाता है, कैसे भाषा होती है, ये सारी चीज़ों को समझना। अच्छा मानिए जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, मैं आपको ये कह दूँ कि 2 संख्याओं को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। आप बताइए कौन ऐसी वो 2 संख्या होगी? तो कोई आंसर दे सकता है 1 और 8, कोई दे सकता है 2 और 7, कोई दे सकता है 3 और 6। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ वहाँ पर कि a प्लस b को जोड़ने पे 10 आना चाहिए और a माइनस b को यहाँ जो है या 2 लोगों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए, 2 लोगों का अंतर 3 होना चाहिए। तो वैसा मेरे भाई एक सिंगल पेयर ही पॉसिबल है। इस तरह की बातों को जब आप सीखते हैं उसको बोलते हैं कांसेप्ट। कांसेप्ट का मतलब हो गया किसी सवाल को बनाने की एक विधि, एक तरीका और एक सही तरीका, उसको बोलते हैं कांसेप्ट। कि अगर इलेक्शन नाम का कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो वो कितने सारी चीज़ों को लेकर के कवर करता है। कौन-कौन सी चीज़ें उसके आस-पास में घूमती हो, तो आता है कांसेप्ट। और यही कांसेप्ट जो है, वो आपको इस एप्लीकेशन पर मिलता है। यूट्यूब पर क्या होता है कि मैं कोई भी टॉपिक 2 से 3 घंटे में पढ़ा करके उसको खत्म करता हूँ। आप जब एप्लीकेशन पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको वो टॉपिक 18 से 20 घंटे में आपको पढ़ाता हूँ। तो सोचिए वो 2 घंटे और 3 घंटे की क्लास में और ये 18 से 20 घंटे की क्लास में ज़मीन-आसमान में कितना फ़र्क होगा, आप सोच लीजिए। वहाँ कितने एग्ज़ाम्पल्स हमने कवर किए होंगे और यहाँ करेंगे। अब बोलेंगे सर वहाँ पूरा क्यों नहीं पढ़ाते? पूरा पढ़ाते वहाँ भी है, कदर करने वालों की वैल्यू कम हो जाती है। कई बार बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे दे दो ना तो उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती है वहाँ। ठीक है? फिर गुमराही में और बहुत सारी चीज़ें और 9-9 महीना तक कोई बच्चा यूट्यूब पर उतना कोर्स कवर करता नहीं है। इसीलिए एक डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है, एक एप्लीकेशन बनाई जाती है और वहाँ तरीके से पूरा-पूरा जो है सारा पढ़ाया जाता है। तो अगर हम गणित की बात करें तो गणित में सबसे पहला भाग आता है कि आपको पहले चैप्टर्स को समझना है, पढ़ना है, सीखना है। ठीक है? कि कितने हमारे चैप्टर्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और वो सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर में छोड़ो। जो मैं आप लोगों के लिए ऐसी शीट मैं बना कर के दूँगा, तो ये शीट अपने आप में पर्याप्त होगी। हर क्लास में हर चैप्टर के आपके स्टार्टिंग के पहले एक ऐसी शीट आपको बना करके दे दी जाएगी, जहाँ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होंगे और बढ़िया तरीके से बाकायदा ये भी लिखा होगा कि ये किस परीक्षा में आया है। उससे थोड़ा-सा आपका ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छा ये सीपीयू में आया हुआ था, अच्छा ये आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट में आया था। इसका मतलब कि हम अलग-अलग परीक्षाओं के सवालों को बना पा रहे हैं और साथ में आप उनके बगल में जो डेट है वो भी देख पाओगे कि यार हम ऐसा तो नहीं कि मास्टर साहब से पढ़ रहे हैं 1990 का क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। इनके कंटेंट में दम है कि नहीं है और है तो अपडेटेड है कि नहीं है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको शीट में मिल जाएगी। थोड़ी बहुत आपके हिस्से की जो मेहनत है मेरे भाई यहाँ पे वो हम कर देंगे। क्या कर देंगे जैसे क्वेश्चन्स काफ़ी सारे होते हैं, टाइप काफ़ी सारे होते हैं, उनको छाँट करके जो है हम इसको टाइप वाइज़ बना देंगे और उसमें भी हम लेवल वाइज़ बना देंगे। हम एक ही बार नहीं कहेंगे पहला टाँग यहाँ रखो, दूसरा टाँग पहला मंजिल पे, बिल्कुल नहीं। एक-एक सीढ़ी चढ़-चढ़ के तुम चलो और सीढ़ी चढ़ने की आदत लग गई तो 10वें माले तक भी जा सकते हो, रुक-रुक के जा सकते हो। लेकिन भागने की बेचैनी होगी तो जाके आगे गिर जाओगे। तो ये जो है टाइप बनाना, लेवल वाइज़ सेट करना, ये सारा मेरे ऊपर में छोड़िए। इतना हम आपको कहेंगे कि जो भी हम आपको शीट देंगे उसके अंदर में भारत में जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके सभी के सवाल कवर किए जाएँगे। उसमें हो सकता है किसी-किसी चैप्टर में आपको खाली रेलवे का 5 क्वेश्चन देखने को मिले, तो किसी चैप्टर में हो सकता है रेलवे के 50 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसको लेकर के ये नहीं कहना अरे यार! ये तो खाली रेलवे ही पढ़ा रहे हैं, ये तो रेलवे का पढ़ा ही नहीं रहे। या किसी में हो सकता है एसएससी, सीजीएल के मेंस के ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएँ, तो कहीं पर सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस कम मिलें।
क्योंकि वो उस चैप्टर में पिछले 3 सालों में यार जिस तरीके से एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चन्स, वैसे-वैसे उठा के उसमें डाले गए हैं। बहुत ऐसे सवाल है रिपीट होते हैं, उसको नहीं डाला जाता है। तो शीट कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इसके ऊपर में सवाल मत करिएगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है और ये मैं हैंडल कर लूँगा। आपको निश्चिंत रहना है, बढ़िया तरीके से विश्वास करना है। तो पहला जो काम है, वो है मेरे भाई यहाँ गणित में कांसेप्ट के बारे में, कि कोई भी सवाल कैसे बनता है, क्या बनता है और यहाँ पर जो है क्या उसके पीछे की अवधारणा है ये समझना और ये पूरा-पूरा कांसेप्ट हम आपको क्लास में सिखाएँगे। जैसे हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो बीच में छोटे-छोटे कैलकुलेशंस आएँगे। अब कैलकुलेशंस भी किस तरह के आएँगे और क्यों कैलकुलेशंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल हमारे मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी को जब हम कहते हैं कि मिश्रा जी एक काम करिए फटाफट यहाँ पर आप मेंसुरेशन जब पढ़ोगे, मेंसुरेशन में हर जगह पाई का इस्तेमाल होगा। पाई का मतलब होता है 22/7। 22/7 का मतलब यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है? अब 11 का मल्टीपल है तो कई बार ऐसा आएगा कि मान लीजिए किसी का आयतन आपको निकालना है और आयतन पाई r स्क्वायर h है। ठीक है? पाई r स्क्वायर h का मतलब ये 22/7 इंटू हमारा रेडियस है और इंटू हमारा मेरे भाई मान लीजिए हाइट है। हाइट अगर मान लीजिए हमारा 1059 है और रेडियस हमारा 7 है। ठीक है? अब 22 को जब इससे गुना करना होगा तो हमारे मिश्रा जी लग गए गुना करने में, सोच रहे हैं यहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर उनको कैलकुलेशन का टेक्निक पता होता, तो वो इसको ऐसे तोड़ते मेरे भाई, ठीक है? अब वहाँ पर जो है, अगर मिश्रा जी को नहीं पता तो वो गुना कैसे करेंगे? 1059 है उसको 22 से ऐसे गुना करेंगे। 2 नवा 18, 2 पचे 10, 1 11, 2 एकम 2, फिर यहाँ लिखेंगे 2 नवा 18, 2 पचे 10, फिर ये, फिर ऐसे लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाई 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये काम आप करते हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं और ऐसे आधार पर आप सोचते हैं कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, तो ये आपकी गलती है। ये गलती आपकी मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से कभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि यहाँ सेकंडों में सवाल को उड़ाना होता है। नॉलेज हर किसी को है। अगर इस क्लास में भी 4000 बच्चा लाइव देख रहा है ना, सबका सबका सपना एक ही बात है, नौकरी निकालना। लेकिन खाली वैकेंसी अगर 40 हुआ है तो बताओ यहाँ पर 3960 को बच्चा वहीं पे छट जाएगा। और जो 40 बच्चा टॉप में जाएगा वो कौन जाएगा? जिसका ये सारा पार्ट बेहतर होगा, जिसको कांसेप्ट भी अच्छे से आता होगा, कैलकुलेशन भी अच्छे से आता होगा। तो अब इसको किया जाए तो कैसे किया जाए? यही हम आपको क्लास में सिखाएँगे कि भैया देखो बात ऐसी है, इस 2 को तुम यहाँ चुपचाप रहने दो। 11 से गुना करने का नियम होता है कि इस अंक को ऐसे रखते हैं, 9 में बगल वाले को जोड़ो, पड़ोसी जोड़ो। 9 और 5 कितना होता है? 14, 14 का 4, पास में 1। 5 में 0 को जोड़ो, 5 और 1 मेरे भाई 6 हो जाएगा। 0 में 1 को जोड़ो, इतना हो जाएगा और 2 से गुना कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर कितना 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 16 से यहाँ पर 32 जो है, ये तुम्हारे सामने हो जाएगा। सही लिखा ना? 1 सेकंड, यहाँ पर एक बार रुक जाओ भाई। 11 का गुना थोड़ा-सा एक बार समझ लीजिए। 11 का गुना ऐसा होता है कि इस अंक को रखा जाता है, 9 में 5 जोड़िए 14 का 4, 5 और 1 मेरे भाई 6, 1 प्लस 0 1 और फिर ये हमारे सामने 1 हो गया। 116 देखो यहाँ पर ये 98 हो जाएगा मेरे भाई और 116 का डबल 232 हो जाएगा। थोड़ा आसान हम आपके लिए और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये एक संख्या है 1, 2, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, इसको 11 से गुना करो। अब इतनी संख्या को 11 से गुणा करने के लिए पूरा लंबा-चौड़ा नहीं करना है। आपको खाली ट्रिक में याद रखना है कि सर ये 2 बगल में रखा जाता है। 2 में जोड़िए 2 और 1 3, 1 और 4 5, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और लास्ट में यहाँ 1 ला करके बंद कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। कैलकुलेटर से भी तेज तुम कर पाओगे। अगर मैंने कभी आपसे ये कह दिया कि आप यहाँ पर जो है सीधा 109 का स्क्वायर बता दीजिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा 118 81 लिख दोगे, बात खत्म कि सर ये होता है। अब ये कैसे होगा? 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, तो जितना दिया गया उसमें 9 जोड़ दो और 9 का स्क्वायर कर दो। जैसे मानो अगर मुझे यहाँ पर जो है 107 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से हमारा 7 ज़्यादा है, तो 107 में 7 को जोड़ दो तो 114 और 7 का स्क्वायर 49। यही सारे कैलकुलेशन के वो ट्रिक्स हैं, जो हम आपको आपकी क्लास में सिखाएँगे, जिससे आप कैलकुलेशन को आसान कर पाएँगे। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है, तो पूरा-पूरा कांसेप्ट के ऊपर में कमांड करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन के ऊपर में कमांड करना है। अब दुनिया क्या करती है? 90% ऑफ द लोग यही दोनों काम करते हैं और उसके बाद में फिर ये गाना लगा रहता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 90% ऑफ द टाइम। और ये वो दुनिया होती है जिसको खाली इतना करना है, उसके बाद में बैठ के खाली यूट्यूब पे सर्च करना है। टॉपर्स स्ट्रेटजी, ठीक है? टॉपर ने कैसे गणित की पढ़ाई करी, टॉपर ने कौन से मास्टर से पढ़ा, टॉपर ने क्या तरीका अपनाया, वो देखेगा सब कुछ, सुनेगा सब कुछ, सलाह लेगा हर किसी से, लेकिन वो तीसरा काम जो है वो कभी नहीं करेगा और वो है प्रैक्टिस। ये तीसरा काम कभी भी वो व्यक्ति नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने आस-पास भी देखना, अपने लोगों में, लाइब्रेरी में, गलती से जैसे एक लाइब्रेरी था भाई, ठीक है?
तो जिस लाइब्रेरी में हम पढ़ाई करते थे, तो उसमें आए दिन टॉपर आते थे और आए दिन टॉपर आते थे उस लाइब्रेरी में सेलेक्ट होकर के कोई किसी विभाग में है, तो उसमें लाइब्रेरी में 4-5 बच्चे ऐसे थे, आज अगर मानो कोई प्रिवेंटिव ऑफिसर आया, तो जाकर के पूछेंगे, भैया ये बताइए ना मैथ्स का पढ़ाई आप कैसे किए थे? उससे पूरा सीख लेगा, नोट कर लेगा कॉपी में, फिर दूसरा दिन दूसरा आएगा, फिर उससे भी जाके पूछेगा, तीसरे से भी पूछेगा। पूछना गलत नहीं है, पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पूछने के बाद में कोई चीज़ का अमल ना करना वो गलत है। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही है, आपको मैथ्स में बहुत मज़ा भी आ रहा है, मन तो आपका ऐसा कर रहा है कि एकदम उठ करके ताली बजा दे सर के लिए, इतना बढ़िया से हमको समझा दिए। क्या फ़ायदा तुम्हारे उस ताली का जब यहाँ वो चीज़ को तुम प्रैक्टिस में ला ही नहीं पाए? फिर बाद में तुम ही होगे जो कमेंट ये कर रहे होगे कि सर जब आप पढ़ाते हैं ना तो सब समझ में आता है, लेकिन जब हम खुद से कोई प्रीवियस ईयर का किताब लेकर के बैठते हैं, हमसे क्वेश्चन ही नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं बेहतर से बेहतर पढ़ा दूंगा तुम्हें, मैं ये 2 पार्ट तुम्हारा बहुत बेहतर करा दूंगा, लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा सिलेक्शन असंभव है। इसके लिए सबसे पहले प्रैक्टिस क्या करनी है भाई? अब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मास्टर साहब बोल रहे हैं, बता दिए एकदम हवा बना दिए, प्रैक्टिस इतना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस क्या? क्या प्रैक्टिस मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब ये है कि सबसे पहले जो आपको ये शीट बना करके दी जाएगी, ये एक बहुत चुनिंदा शीट होगी, जिसमें कम से कम 12 से 15 लोगों की एक टीम होती है, जो प्रूफ रीडिंग करती है, जो क्वेश्चंस को छाँटती है, जो निकालती है। एक मैं होता हूँ जो इसके ऊपर मैं दिमाग लगा रहा होता हूँ कि इस सवाल को ऐसे बनाना है, ऐसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपका धर्म जो बनता है वो ये बनता है कि इसको कम से कम 2 से 3 बार लगाना। कोई किताब लगे ना लगे, पहले ये 2 से 3 बार लगे और ये 2 से 3 बार में क्या होगा ये नहीं रख रहे हैं, हैजान क्वेश्चन रख दिए हैं, बगल में सॉल्यूशन रख दिया, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, हो गया डन है, बना तो लिए सर, ऐसे नहीं। मेरे पढ़ाने के बाद में इस शीट को एकदम ऐसे लीजिए, अपने नोट्स को बंद करिए, सादा पन्ना लीजिए, रफ कॉपी लीजिए और खुद से बनाना शुरू करिए और नहीं बने तो उसको गोला मारिए वहां पर कि यार ये नहीं बना, हम सेकंड गो में देखेंगे। अंत में जाकर के जब पूरा शीट खत्म हो जाए तब जाकर के उसका सॉल्यूशन देखिए। पहले तो आप यहाँ पर अपने ही शीट को कई बार जब लगाओगे ना तो दिमाग खुलेगा। अच्छा मुन्नी मेथड में ये वाला क्वेश्चन आता है। अच्छा राधा कांसेप्ट में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर सीजर कांसेप्ट में उसको ऐसे बनाया जाता है। तो पहले तुम्हारी यहाँ से पकड़ बनेगी। अब उसके बाद में बारी आती है मेन लड़ाई की। ठीक है? अब मेन लड़ाई क्या है? अपने घर में जब तुम एक-दूसरे से लड़ाई करते हो तो तुमको इतना पता है कि तुम्हारा भाई चाकू नहीं मारेगा तुमको। ज़्यादा से ज़्यादा तुम तकिया से लड़ाई कर लेते हो, बहुत गुस्सा आता है ऐसे मस्ती-मस्ती में, तो एक आधा बाल खींच लोगे, ये कर लोगे, लेकिन तुमको इतना पता लगा कि गोली नहीं दागेगा। लेकिन अगर तुमने रोड पर लड़ाई की, तो वहाँ पर तुमको ये बिल्कुल भी ये उम्मीद मत रखना कि हाँ, सामने वाला खाली कोई से थप्पड़ मार के निकल जाएगा। वो तुमको पत्थर भी मार सकता है, गोली भी मार सकता है, कुछ भी मार सकता है। ठीक है? तो जब तक मेरे भाई बात प्रैक्टिस की हो रही है, ये तुम्हारा अपना शीट है। तुमको इसकी आबो-हवा पता है कि इसमें कितने टाइप हैं, कितने वैरायटी हैं, क्या-क्या है। तो 2-3 बार लगाने के बाद में तुमको हो सकता है इसका आंसर तक याद हो जाए। लेकिन फिर भी अपने आप में सिलेक्शन के लिए वो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में जो आता है वो नेक्स्ट टाइप आता है, जहाँ पर तुमको इस तरीके से प्रिपेयर होके चलना है कि हमला कहीं से भी हो, जवाबी कार्रवाई मेरी पहले तैयार होगी और वो होगी तुम्हारी प्रीवियस ईयर की किताब। और मैं कभी ये नहीं कहता कि हमने जो किताब बनाई उसी को लीजिए। आपकी जिसमें संतुष्टि है, जो संतुष्टि है, आप उससे पढ़िए। अगर आपके भाई-बहनों के पास में किसी की किताब है, कुछ भी है, आप उसको लेकर के पढ़िए। लेकिन किताब ज़रूर पढ़िए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। उसमें क्या होगा ना कि आप नए सवालों के साथ में जो है थोड़ा-सा लड़ाई करेंगे, जो मेरी शीट के नहीं होंगे, ठीक है? जिन पे आपको एकदम ऐसा नहीं होगा कि हाँ, ये दोस्ताना है, ये मेरा एकदम रिलेटिव है, ये मेरे साथ एकदम प्यार-मोहब्बत इससे हो गया। आपको ऐसा लगेगा, अब आ रहा है नया सवाल। अब हम उन सवालों से युद्ध करने जा रहे हैं जो हमारी शीट में नहीं दिए गए थे, जिनको हमारे मास्टर साहब ने नहीं पढ़ाया, जिनकी भाषा से अवगत नहीं है। और यकीन मानो जब उन क्वेश्चंस को तुम लगाओगे ना, तब तुमको यहाँ पर इस क्लास की अहमियत समझ में आएगा, तुमको खुशी मिलेगा कि यार हमने तो सही पढ़ा। सर जैसे-जैसे पढ़ाते थे ना, आज पढ़ाने के बाद और मेरी प्रैक्टिस के बाद में मुझे आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब ला कर के दे दो, कोई भी यहाँ पर मॉक टेस्ट मुझसे दिलवा दो, मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। और यही छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें इंटरनल सैटिस्फैक्शन देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं। यकीन मानो गणित ऐसा विषय है भाई कि तुम रात में बैठ जाओ पढ़ने और जब क्वेश्चन बनने लगेगा तो देखना फिर सोने का मन नहीं करता है। फिर मन करता है और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें और खींचते चले जाएँ। लेकिन वहीं 4 गो सवाल जहाँ अटक गया तो अब बंद कर किताब है ना सोने जा रहे हैं, माथा खराब हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि ये सब्जेक्ट को तुम बोरिंग में लेकर के जाओ। पहले ही मैंने कहा 100% स्कोर करना है। तो स्कोर करने के लिए सारी चीज़ें सीखनी होगी और सीखने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर तुमको जो है वो बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आराम से रात में ठंडी का भी समय आएगा, ईयरफ़ोन लगा लेना, साल ओढ़ लेना, लाइब्रेरी में बैठे रहना,
किताब लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। शुरू-शुरू में तुम्हें वक़्त ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 1 घंटे में तुम 20 क्वेश्चन बना पाओ, 30 क्वेश्चन बना पाओ, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता चला जाएगा ना मेरे भाई, तो 1-1 घंटे में 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन भी बना लोगे और यही वो तुम्हारे टाइमिंग को बेस्ट करेगा। जब मैं अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, तो मैंने बाद में अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया था मेंटली, मैं ऐसे हाथ फोल्ड कर लूँगा और सामने किताब रख लूँगा और क्वेश्चन पढ़ूँगा। सीपी ऑफ ए आर्टिकल इज़ इतना, ये इतना और मैं माइंड में कैलकुलेशन करूँगा और 10 में से 6-7 सवाल तो बिना कलम उठाए मैं बना ही देता था। और मुझे इसका फ़ायदा ऐसे मिला कि जब मैं पेपर देने गया ना, तो सीजीएल में 1 घंटे का पेपर होता है और 100 सवाल करने होते हैं। लोगों को मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने में औसतन 18 से 25 मिनट का वक़्त लगता है। हमने 9 मिनट में पूरा मैथ्स खत्म कर दिया था। और बाकी 51 मिनट में बाकी पेपर किए और जिसके कारण हर सब्जेक्ट में 50-50-50 आए। तो वो नंबर दुनिया को दिखता है कि 50-50-50, कोई उसके पीछे की मेहनत भी जाकर के हमसे पूछे तो हम बताएँ, कि हमने उसको किस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन किया था। तो जो हमने किया हम चाहते हैं कि आप उसको और बेहतर करके लेके जाओ। सफ़र हमने शुरू किया, आगे अब तुम इसको बढ़ाओ। तो तुम्हारी पूरी प्लानिंग हमने 6 स्टेप में कर दी है कि भैया कांसेप्ट, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस ये 3 चीज़ें हैं, करनी है, तो कैसे करनी है? अब रास्ता आता है। पहला सवाल था क्या करना है? तो क्या करना है वो मैंने तुम्हारे लिए क्लियर कर दिया। क्यों करना है वो तुम्हें अच्छे से पता है। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए बताने की तो ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी का ब्याह रुक गया होगा। क्या पता यहाँ पर वो कमिटमेंट ये दे चुकी हो कि देखो यार मेरे पापा किसी और से शादी करवा देंगे इसलिए 1 साल के अंदर में जल्दी से नौकरी लेके चले आओ। जैसे हमारे मिश्रा जी हैं। ठीक है? 1 साल का वो वक़्त दी थी और ये 2 साल लगा दिए, उसके बच्चे भी होने वाले हैं अब तो वहाँ पर। अब दूसरी वाली ने इनको जो है 8 महीने का वक़्त दिया, प्रेशर इनके ऊपर में ज़्यादा है। किसी के लिए हो सकता है कि अपने उस गरीबी से, अपने उस समाज से बाहर निकलने की एक वजह हो, वो अपने आप में कुछ बड़ा करना चाहता हो, किसी के लिए एक सपना पूरे करने का ये वजह हो सकता है। तो कारण आपको अपना बेस्ट पता है कि व्हाई डू यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब? व्हाई डू यू वांट अ डिसेंट जॉब? ठीक है? व्हाई डू यू वांट टू बिकम इंस्पेक्टर? ये आपको पता है। उसके लिए क्या करना है? ये करना है और कैसे करना है अब हम आपको वो बता देते हैं ये वाला भाग, कि कैसे आपके गणित में पूरे नंबर आ सकते हैं। तो सिर्फ़ इस बैच से आपको अगर ये लग रहा है कि हम तो मास्टर साहब में आदित्य रंजन सर अभी बड़ा एकदम हाइलाइट चल रहे हैं, सारा रैंक तो उन्हीं के स्टूडेंट्स का आ रहा है, ठीक है? इतना बढ़िया समझा देते हैं, उनका बैच लेने का मतलब सिलेक्शन, तो भैया आप गलत जगह पर हैं। मेरे बैच से सिलेक्शन आप ये उम्मीद करके चले कि खाली मेरे बैच के पढ़ने से या बैच में एनरोलमेंट लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप गलतफ़हमी में हैं। मेरा छोड़िए, आप दुनिया के बेस्ट टीचर का बैच ले लीजिए और सिर्फ़ उसके बैच लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ गलतफ़हमी में हैं। उसके बैच लेने के साथ-साथ अपनी प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, कोर्स को पूरा करना भी ज़रूरी है, उसके अंदर के सारे टेस्ट देने भी ज़रूरी हैं, तब आपकी जो है आकर के आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। नहीं तो ऐसे तो 1 लाख बच्चा बैच लेता है, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता? समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पर? सिलेक्शन किसका होता है? जिसने सारा-सारा, पूरा-पूरा सारे स्टेप्स मेरे माने, मैंने जो कहा उसको फॉलो किया, दम नहीं तोड़ा उसने। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है मैंने 6 भागों में आपके लिए कर दिया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 यहाँ पे। सबसे पहला ये पूरा रोड मैप मैंने बनाया है और इसको लेकर के मैंने बाकायदा यहाँ पर चीज़ें की है कि भाई आप कैसे करोगे? तो पहला काम आता है सीखना। ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई कि स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 जहाँ पर एकदम कतई आप ज़ीरो हैं, जैसे एक भाई का मेरा कमेंट आया, बेसिक से पढ़ाएँगे कि नहीं पढ़ाएँगे? हमको कुछ नहीं आता, हमको पता है तुमको कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और वहीं से तुमको इंस्पेक्टर भी बना देंगे, ये भी हम तुमसे कह रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? एकदम ज़ीरो से शुरुआत करना होगा। तो सबसे पहले होगा ज़ीरो टू हीरो वाली कहानी। उसके लिए आपका जो ये एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन के अंदर में आपको हम एक एक टाइम पर अरिथमेटिक पढ़ाएँगे और एक टाइम पर हम आपको एडवांस पढ़ाएँगे। शुरुआत अभी दोनों में से किसी एक से करेंगे, जैसे आपका शुरुआत अभी मान लीजिए एडवांस से कर देंगे। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद जो है मेरे भाई जब आप एकदम थोड़े से फ़ैमिलियर हो जाओगे मेरे साथ में, तो उसके बाद में जो है हम आपका अरिथमेटिक का भी क्लास शुरू कर देंगे। अरिथमेटिक से शुरू किए तो एडवांस शुरू कर देंगे। लेकिन हमें जिस तरह का सिलेबस है हमारा और जितना हमारे पास में वक़्त है, उसके हिसाब से हमें डेली 2 क्लासेस करनी ही पड़ेगी। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम आपका एक ही क्लास लें पूरे दिन में और उसके बाद आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, नहीं। सिलेबस पहाड़ की तरह है और तुम लोगों की बेचैनियाँ ऐसी हैं कि हमको तो 6 महीना में नौकरी दे दीजिए। ससुरा यहाँ पर एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में तुमको 1 साल का वक़्त लगता था। सब्र रखते थे। ग्रेजुएशन करने के लिए तुमने 4 साल का पेशेंस रखा, लेकिन नौकरी तुमको 4 महीना में चाहिए। इतना मतलब एकदम आप समझ रहे हो बात को? बेचैनी एकदम ऐसा हो रखा है। पेशेंस तुम्हारा यहाँ पर आ रखा है। ग्रेजुएशन 4 साल में ठीक है, मंजूर है, पीएचडी 5 साल मंजूर है, लेकिन नौकरी 5 महीना से ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे। 5 महीना में ऐसा तरीका बताइए ना। कुछ समय तो लोग ये भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, हाउ टू क्रैक सीजीएल इन 1 मिनट।
और ये भी होगा मेरे भाई, चलते-फिरते बच्चे पूछ भी लेते हैं, सर 10 दिन में कैसे नौकरी निकलेगा बता दीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उस भीड़ के हिस्सा नहीं है, उस भीड़ के हिस्सा होते तो इस एप्लीकेशन पे नहीं होते, यहाँ तक पहुँचे हैं तो मानसिकता आपकी सही है। इसीलिए हमें 2 टाइम पर क्लास करना ज़रूरी है ताकि इस बड़े से पहाड़ से सिलेबस को हम लोग सही तरीके से तोड़ पाएँ और सही तरीके से हम लोग इसको कवर कर पाएँ और तय समय में कवर कर पाएँ। वो 1.5 साल वाली योजना नहीं बनानी है कि 1.5 साल में हम आपका बैच कंप्लीट करा रहे हैं, फ़ायदा नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आप बीच में ही पढ़ाई छोड़ दोगे। ठीक, तो सिलेबस सही तरीके से कवर हो जाए तो पॉइंट नंबर 1 मैं आपको पूरा-पूरा बढ़िया से पढ़ाऊँगा। पढ़ाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे वो मैं सारा खुद कर लूँगा, आप उसकी टेंशन छोड़ दो। बात आती है कैलकुलेशन को लेकर के। कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जिसको बड़ी स्थिरता के साथ में, आराम से उसको देखा जाता है और आए दिन मेरे भाई उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो जैसे आपका कोर्स शुरू होगा तो ये कैलकुलेशन की हमारी 8 वीडियो है, जो मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी है। जिसमें 2 वीडियो है डिजिटल सम की। तुम लोग पहली बार डिजिटल सम भी सुने होंगे। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, वर्गमूल, वर्ग अनुपात और ये सारी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन आपने कभी डिजिटल सम नहीं सुना होगा कि डिजिटल सम क्या होता है। लेकिन स्वागत है, आप अब जनरल कंपटीशंस की दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ बड़े-बड़े सवाल होते हैं, बड़े-बड़े कैलकुलेशन होते हैं। उन कैलकुलेशन को तोड़ने का एक निंजा टेक्निक होता है जो मैंने बनाया, जिसको कहा है मैंने डिजिटल सम। और ये डिजिटल सम एक ऐसा कांसेप्ट है बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर कि तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा डिजिटल सम का, मैं तुमको हिंट देता हूँ। जैसे भाई एक काम करो, कोई भी बड़ा कैलकुलेशन तुम हमको बताओ। बताओ, चल कोई भी संख्या बता मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, 44, 56, यही हो गया। बड़ा छोटा नंबर दिया, और कोई बड़ा इसमें किसको गुना करे इसके साथ? ठीक है, 12, 78 मानो इसके साथ में गुना करना है। अब एक काम करो, ठीक है, इसका फटाफट तुम कैलकुलेटर में सॉल्व करो और हमको 4 को ऑप्शंस तुम बताओ। मैं गुना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इस भाई के सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। इन्होंने कहा 46 56 को 1278 से गुना करना है, तो मुझे 4 ऑप्शंस बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, गलत ऑप्शंस भी बताने ना, 3 याद रखना। पहला ऑप्शन क्या बताया? 595036 9, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन 595306 8। तीसरा ऑप्शन 5950, ठीक है, हाँ 368। चौथा ऑप्शन, नहीं एक और ऑप्शन बोल दो। 43247872। ये मेरे भाई एक भाई साहब ने हमें गुना दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये गुना में 4656 को इससे गुना करना है, और ये इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके दे दिए। एक भाई ने थोड़ा दिमाग लगा दिया कि 8 इंटू 6 48 होता है, क्या ही का अंक 8 आएगा, तो 2 गो ऑप्शन तो ऐसे ही मर गया, ये 2 गो बच गया, ले जय माता दी को मैं मार्केट का मार देंगे। चलो मैं मानता हूँ मेरे भाई मार दोगे, ये तरीका नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे जब आप इस संख्या को इसके साथ में गुना करना है, तो आप अब वो कन्वेंशनल तरीका नहीं लोगे कि 8 से लेकर के सबको गुना कर रहे हैं, 7 से लेके सबको गुना कर रहे हैं, 2 से लेके सबको गुना कर रहे हैं, 1 से लेके सबको गुना कर रहे हैं, बाद में सबको जोड़ करके तब जाकर के मैच कर रहे हैं सही ऑप्शन कौन सा है। ये जो काम करते हैं ना मेरे भाई, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। इसी चीज को, बड़े-बड़े कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए मैंने एक तरीका निकाला जिसका नाम मैंने दिया डिजिटल सम। कि अगर इस संख्या को तुम्हें 1278 से गुना करना है, तो डिजिटल सम का मतलब होता है खाली तुम अंकों को जोड़ दो। सिर्फ तुमको अंकों को जोड़ना है, सिर्फ अंकों को जोड़ना है। जैसे 6 में 5 जोड़ो कितना? 11, 11 में 6 17, 17 में 4 21। मेरे भाई 21 के भी दोनों अंकों को जोड़ो, 21 के दोनों अंकों को जोड़ना, 2 और 1 कितना आता है? 3 आता है। बहुत अच्छे आदमी आप। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 के 1 और 8 को जोड़ना 9 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 को वापस 9 से गुना करो, कितना आएगा? 27, और फिर वापस से इनके अंकों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी तुमको तब तक जोड़ते रहना है जब तक तुमको सिंगल डिजिट ना पता चले, ठीक है। अब तुम्हारा सिंगल डिजिट कितना आ गया? 9 आ गया। अब मेरे भाई उसी ऑप्शन, यहाँ पर सारे ऑप्शंस के अंकों को जोड़ करके देखो एक बार। 5 और 5 10, 10 9 19, 19 और 3 22, 22 6 28, 28 और 9 कितना होता है? 37 होता है। और 37 के अंकों का जोड़ 3 और 7 10 आता है, यानी 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बाद में ये भी बता देंगे कि 9 काट दो, 6 और 3 9 काट दो, 5 5 10 18 का मतलब यहाँ 9 आ जाएगा। 9 काट दो, 6 3 9 काट दो, 5 5 10 18, ये भी मेरे भाई तुम्हारा यहाँ 9 आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 4 3 7 दोनों मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 और दोनों 8 4 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 12 का मतलब 3 हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे सामने यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। हमारे डिजिट का सम कितना आया मेरे भाई? यहाँ पर 9 आया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो ये 2 ऑप्शंस में तुम्हारे कितने आए? 9।
अब जनरल कंपटीशन में मान लीजिए कि जैसे मान लो आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो। सपोज़ करो कि इस ऑप्शन में एक छोटा-सा काम खाली यहाँ होता कि ये 58 होता। 5850,368 मेरे भाई यहाँ पे। अब इसका डिजिटल सम एक बार निकाल करके देखो, मैं आपको सिर्फ़ एक डिजिटल सम कांसेप्ट क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। 6 और 3 आपका 9 खत्म हो गया। 5, 5, 10, 8, 18 मेरे भाई खत्म हो गया। इसके डीएस कितना आ गया? 8 आ गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे इसको गुना करने के बाद अंकों का योग 9 आया और यहाँ जो सही ऑप्शन है उसका कितना आया? 9 आया। इसका मतलब यहाँ पर यही वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? तो सही है। ठीक है, ये सही नहीं है? कौन-सा सी था? तो यहाँ पर फिर तुम डिजिट बदले हो क्या? मैंने डिजिट बदला है। ठीक है, 2 ऑप्शंस अब। 1 सेकंड रुक जाओ भाई। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हमको इसका डिजिट बदलना पड़ेगा ना, ये बदलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ़ एक कांसेप्ट बताने की बात कर रहा हूँ, तो ये जैसे कांसेप्ट हो गया, अब इसका 1 आ गया, यहाँ पर देखें तो 7 और 2 9 हो गया, 4 3 7 और मेरे भाई यहाँ पर कितना चला गया, 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, 4 3 7 और 2 9 हो गया मेरे भाई, 8 4 12 मतलब तुम्हारा 3 हो गया। इसमें डिजिटल सम अगर आप यहाँ निकालोगे 6 और 3 9 खत्म, 5 5 10 8 18 खत्म, यहाँ पर इसका डीएस 8 आ जाएगा और इसका डीएस 9 आ जाएगा। हमने क्या किया था कि जो सही ऑप्शन था उसी के डिजिट बदल दिए थे, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। मेरा जो कहना है वो क्या है, जैसे आप पेपर में सॉल्व करने जाते हो क्वेश्चन, 10 में 7 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनके क्वेश्चन के डिजिटल सम अलग होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये जैसे मानो यहाँ पर 9 है और जो ऑप्शन आता है इसमें जो सही ऑप्शन है वो एक ही ऐसा मिलेगा जिसका होगा। बहुत बुरी किस्मत तुम्हारी रही ना, बहुत खराब किस्मत ऐसी रही, तो जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में 2 लोगों के डिजिटल सम तुम्हारे सेम आ जाएंगे, वहां तुम्हारा ये वाला तरीका फेल हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ और अपनी तरफ से देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ये गुना करना है 1 2 4 और 1 2 3 4 मतलब मान लीजिए यहाँ पर 6 हो गया और 7 हो गया, ठीक है? या कोई दूसरा थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हम कैलकुलेशन लेते हैं। सपोज़ करिए कि हमको 9852 का मेरे भाई गुना करना है और हमें इसके साथ में मेरे भाई यहाँ पर गुना करना है 1600 मान लीजिए यहाँ पर जो है 33 के साथ में, ठीक है? तो यहाँ पर 1633 के साथ में मान लीजिए गुना करना है। मैं आपको एक और छोटा-सा यहाँ पर जो है 1633 के साथ में गुना करना है और गुना करने के बाद में लास्ट में इसके अंदर में हमको 1400 जो है 31 यहाँ पे जोड़ देना है। ये मैंने कहा कि मुझे इसके साथ में गुना करना है, लास्ट में इतना मुझे जोड़ देना है। और करने के बाद में यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा और यहाँ पर मेरे सामने मान लीजिए जो 4 ऑप्शंस हैं, वो दिए जाएँगे और कहा जाएगा कि भैया जो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तुम बता दो कि इसमें सही ऑप्शन क्या है? मैं आपको मेरे भाई देता हूँ और आप इस सवाल को एग्ज़ैक्टली बिना बनाए भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, टिक कर लेंगे, सिर्फ़ एक कांसेप्ट के कारण और वो आपका डिजिटल सम है 9852 इंटू यहाँ पर 1633 ठीक है? और ये हमारा हो गया मेरे भाई 1431 ठीक है? आप कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करिए। मैं आपके सामने मेरे भाई ऑप्शंस लिख देता हूँ, इसमें 1 सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, ठीक है? 717 हो गया मेरे भाई, ठीक है? और यहाँ पर ये जो हो गया मेरे भाई, देखिए सारे के सारे ऑप्शंस हम आपके सामने रख रहे हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप चीज़ों को लेकर के समझ जाओगे, तो मेरे भाई आपको पता चलेगा कि इतने बड़े-बड़े सवाल भी कैसे बनते हैं। ठीक, यहाँ पर ये हो गए मेरे भाई हमारे 4 ऑप्शंस। ये बाकायदा इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसको गुना करना है, जोड़ना है, इन चारों में से बताना है कि कोई एक ऑप्शन मेरे भाई कौन-सा सही है। मैं कहता हूँ कि मत करो मल्टीप्लाई, उसके बाद भी तुम यहाँ पर टिक कर दोगे। कैसे करोगे? एक बार एक काम करो, सबसे पहला नियम होता है कि इनको जोड़ करके देखना कितना होता है। 7 अच्छा इसमें जोड़ते वक़्त में अगर 9 बन जाए तो काट देना। जैसे 9 बन जाए काट दो, 8 और 1 9 बन जाए तो काट दो। 7 और 7 14, 1 15, 15 और 6 कितना होता है भाई 21। 21 के 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 8 और 1 9 बन जाता है तो काट दीजिए मेरे भाई। 7 और 2 9 बन जाता है, काट दीजिए, 9 बन जाता है, काट दीजिए। 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद में ऐसे ही मेरे भाई 8 और 1 9 बन गया, काट दीजिए, 9 बन गया, काट दीजिए, 6 और 3 9 बन गया, काट दीजिए, 7 7 14, 14 के 4 और 1 को जोड़ोगे 5 आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर 8 और 1 9 बन गया, काट दीजिए, 9 बन गया, काट दीजिए। 7 और 7 14 और 4 18, 18 का मतलब 9 हो गया, काट दीजिए। तो बचा कितना आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर? फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक? रिपीट करते हैं 8, 8 के साथ एक 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 7 14 4 18 खत्म, 6 हो गया। मेरे भाई ये मेरे सारे के सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम हो गए। एक बार तुम सवाल को भी देखो, 9 हटा देना है, 8 और 2 10, 10 और 5 15 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। 9 उड़ा देना है, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा। 4 3 7 1 8 1 9, 9 को कंसीडर ही नहीं करना है मतलब 0। अब एक बात बताओ 6 इंटू 4 कितना होता है? 24 होता है। 24 के अंकों को जोड़ो कितना होता है? 6 होता है, यानी कौन-सा ऑप्शन सही है? डी सही है। पूरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक भाई बोल रहा है 9 को क्यों काट देंगे? तो भैया वो हम तुमको यहाँ थोड़ी बताएँगे।
अब ऑडियो देखना भाई, अब ऑडियो आ रहा है? अब ऑडियो आ रहा है, बताओ। अब ऑडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। भाई माइक में बैटरी चल गई क्या? करो, अब ऑडियो देखना भाई। ठीक है, आ रहा है ऑडियो? हाँ ठीक है, डन है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि स्टेप नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से है कि क्लासेस पढ़नी है, सारी की सारी टॉपिक लेनी है आपको, जिसमें हम पूरा-पूरा पढ़ाएँगे आपको और साथ में कैलकुलेशन की वीडियोज़ आपको देखनी है। स्टेप नंबर 2 हो गया कि मेरे पढ़ाने के बाद में आपको जो एक शीट हम देंगे ना, वो शीट क्लासरूम की आपको लगानी है, जो कि अपने आप में टाइप वाइज़ भी होगा, लेवल वाइज़ भी होगा और उसके अंदर एक मेंटरशिप टेबल आपको दिया जाएगा, जिसको आपको भरना है। फिर आ जाता है स्टेप नंबर 3 मेरे भाई, खुद से प्रैक्टिस करने का काम। मेरे पढ़ाने के बाद में पॉइंट नंबर 1 वीडियो देखनी है, पॉइंट नंबर 2 ये करना है, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप आपके पास में अगर कोई बुक है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो मेरे भाई ये एसएससी मैथ, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो शीट है, जैसे मैंने इसको टाइप वाइज़ बनाई है, वैसे इस किताब को भी बना दी है, कि इसके अंदर के सवालों के सॉल्यूशन मैं क्लास में करवाऊँगा और इसके सॉल्यूशन किताब में दिए हैं, तुमको अगर फँसोगे तो देख लेना, नहीं तो खुद से बनाने की कोशिश करना। ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में। जैसे इसमें कैटेगरी जिस तरीके से बनी हुई है, उसी तरीके से इसमें भी कैटेगरी बनी हुई है। प्रीवियस ईयर मार्केट में हर किताब में सेम क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन अलग मिलेगा, दूसरी पब्लिकेशन का अलग मिलेगा। सबके क्वेश्चन सेम होते हैं। बस तरीका होता है उसको प्रेजेंट करने का। जो फ़र्क होता है वो होता है कि प्रेजेंटिंग का। बाकी जगह पर क्या है कि जैसे कोई एग्जाम वाइज क्वेश्चन को डाल देता है, कोई किसी तरीके से डाल देता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम वाइज नहीं बनाई है इसकी बनाई है टाइप वाइज की, सारे वही क्वेश्चन जो हर जगह पर हैं। बस उसको हम और टाइप वाइज में कैटेगरी बना दिए और उसका 2-2 3-3 सॉल्यूशन तुम्हारे लिए दे दिए। तो इससे फायदा हो जाता है एप्लीकेशन वाले बच्चों को ज्यादा, कि वो क्लास में भी टाइप वाइज पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइप वाइज मिल जाता है, तो उनका गणित जल्दी वो सीख लेते हैं बाकी लोगों की तुलना में। बस इतना सा है मेरे भाई यहाँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आ जाता है आपका रिवीजन। रिवीजन के लिए तो फॉर्मूला बुक और बाकी सारी जो नोट्स हैं आपकी, वो हो जाएगा। फिर आपका स्टेप नंबर 5 आ जाता है प्रैक्टिस करना। मेरे पढ़ाने के बाद बहुत अच्छा तुमने सीखा, बहुत अच्छा तुमने जाना, उसके बाद प्रैक्टिस भी तुमने कर ली। लेकिन फिर लास्ट में अंतिम स्टेप तुम्हारा आ जाएगा और वो हो जाएगा टाइम के साथ तुम्हारी लड़ाई। अब क्या है कि तुमको सारा सवाल बनाना आता है। तुमको कोई किताब दे दिया जाए, कहीं का कोई दोस्त तुमको रूममेट ला करके कोई क्वेश्चन दे दे, उसके ऊपर में तुमने पकड़ बहुत मजबूत बना ली है, तुम उन सवालों को बना सकते हो। लेकिन गलती क्या हो रही है कि जहां पर अगला बंदा 20 मिनट के अंदर में 25 क्वेश्चन बना ले रहा है, मेरे भाई तुम 20 मिनट में 15 क्वेश्चन ही बना पा रहे हो। यानी तुम्हारी स्पीड स्लो है। तो सबसे अंतिम जो पड़ाव है वो है स्पीड के ऊपर में काम करना। और स्पीड के ऊपर में कैसे काम करोगे, तो उसके लिए तुम्हें कहीं और से जाकर के 400-500 का कोई टेस्ट का कुछ लेने का जरूरत नहीं है। इसी एप्लीकेशन के अंदर में हम अलग-अलग परीक्षाओं के नाम से फोल्डर बना करके तुमको हम टेस्ट दे देंगे। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में टेस्ट सेक्शन में जाओगे, जाकर के उसमें जाओगे सीजीएल, सीजीएल का तुम्हारा पूरा हम चैप्टर वाइज भी टेस्ट डाल देंगे और हम सेक्शनल टेस्ट भी उसके अंदर में डाल देंगे। कि परसेंटेज पढ़ने के बाद परसेंटेज के क्वेश्चन लगा लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस लगा दो। और जब सिलेबस खत्म हो जाए तो पूरा सीजीएल का हम 20 टेस्ट डाल दिए, सीएचएसएल का 20 डाल दिए, एएलपी का हम 30 टेस्ट डाल दिए, कि भैया तुम यहाँ पर इसी एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करके अपने टाइम की सुधार करो। जब इतनी सारी मेहनत मेरे भाई आपकी यहाँ पर हो जाएगी, तो आप मुझे खुद बताइए कि आपके गणित में पूरे नंबर क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और जब नंबर पूरे आएंगे तो आपका सिलेक्शन क्या मेरे भाई, आप तो रैंक फोड़ करके जाएंगे। तो ये पूरा पूरा एक ब्लूप्रिंट है कि पहले आप आते हैं यहाँ वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद में शीट बनाते हैं, शीट बनाने के बाद में प्रीवियस ईयर की किताब से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में अपने जो नोट्स हो गए उसको बार बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद में लास्ट में अपना टेस्ट देते हैं। और एक प्रो लेवल की शीट होती है स्टेप नंबर 6, ये तो मैं मेंस के टाइम पर बोलता हूँ बच्चों को लगाने को, जिन्हें ये लगता है कि हम आसान क्वेश्चन कराते हैं या आसान क्वेश्चन शीट में है, तो एक बार जो ये स्टेप नंबर 6 है, हालांकि मैं बहुत लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूं, जो बिगनर्स हैं उनको तो बिल्कुल नहीं बनता हूं ये दो, क्योंकि हर चैप्टर के मैं ऐसे 2 शीटें दूंगा। मैं आपको मान लीजिए कि कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा या परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो उसके 2 तरह के शीट होते हैं। एक वो शीट होता है जो यहाँ दूसरे कदम पर मिलता है, जिसको मैं पूरा पढ़ाता हूँ, पूरे सॉल्यूशन कराता हूँ, सब बताता हूँ और कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ। और एक वो होता है जो प्रो लेवल शीट के नाम से होता है। इसमें खाली टफ क्वेश्चन होता है, खाली खतरनाक क्वेश्चन होता है, और ये मेंस के लिए होता है। जैसे एनटीपीसी का मेंस है या सीजीएल का मेंस है, ये उनके लिए होता है। और ये है ना, जब पूरा ये प्रोसेस कर लेना तब यहाँ कूदना। बट बच्चा एक्साइटेशन में, अरे परसेंटेज पढ़ाने के बाद कैसे नहीं बनेगा, कूद जाता है इसको बनाने, या 4 को क्वेश्चन बनता है।
बनता नहीं है, नेगेटिव हो जाता है। तो वो मत करना, उसको होल्ड करके रखना, एकदम तरीके से वेट करके रखना और ये प्रो लेवल की जो शीट है एकदम एंड में बनाना। इनफैक्ट मैं कहूँगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो हर चैप्टर के प्रो लेवल की शीट निकाल करके बनाना। मेंटरशिप टेबल ऐसे मैं दे रहा हूँ हर शीट के एंड में, ताकि जो भी तुम टाइप पढ़ रहे हो तो यहाँ टिक कर लो, आकलन कर लो और इस तरीके से मेरे भाई तुम यहाँ बना लो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस 9000 से ज्यादा हम लोग इस बैच में कर लेंगे और सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर हम बना लेंगे। सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें जैसे जैसे अभी जुड़ोगे तो तुम्हें पता चलते चला जाएगा। ये पूरा पूरा जो सिलेक्शन आपका मतलब जो भी आप पोस्ट के लिए जो आपने सोचा है सारी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया ये मैथ्स के लिए बताया। सोचिए अभी इतनी ही मेहनत आपको इंग्लिश में करनी है, इतनी ही मेहनत आपको रीजनिंग में करनी है, इतनी ही मेहनत आपको जीएस में करनी है या जो आपकी विषय है। तो अगर सरकारी नौकरी का सपना आपने सोच करके लिया है कि हाँ भैया हमको तो ऑफिसर बनना है, तो बाबू सोच समझ करके डिसीजन लेना अपने जीवन का। तुम्हारा जो समय है ना बहुत अनमोल है। ठीक है, अगर मानो तुमको किसी और क्षेत्र में जाना है, फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, ठीक है, या तुमको डांसर बनना है, सिंगर बनना है या कुछ और बनना है और उसमें तुम्हारा पैशन है, तो मेरे भाई अपना लेना उस चीज को। जबरदस्ती का उखल में सर देने मत जाना, क्योंकि देखो ना सिलेबस कितना है। मैथ्स को मैं कंप्लीट कराने में 9 महीने लूंगा। 9 महीने के अंदर में आपकी चारों क्लासेस एक साथ चलेंगी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब। आपकी लाइफ की वाट लगने वाली है, बैंड बजने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 टाइम पर क्लासेस आपकी होगी, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, जिन्होंने सारे सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है और जितना तुम छोड़ोगे, जितना तुम डीले करोगे, तुम कंपटीशन से उतना ही दूर जाओगे, उतना ही भागोगे। जो सिलेक्शन 1 साल में हो सकता था, वो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक वो पहुंच जाएगा। तो सोच समझ करके यहाँ पर जो है इस फील्ड में उतरना, क्योंकि इसमें मजा बहुत है, आनंद बहुत है। जिस जगह तक तुम पहुंच नहीं सकते, ये उससे ऊपर ले जाने की काबिलियत रखता है। एक इंसान अगर सेलेक्ट हो जाता है, एक इंसान अगर वर्दी पा लेता है, तो वो 3 पीढ़ियों को सुधार देता है। अपनी पिछली पीढ़ी जो कि उसके माँ-बाप की है, खुद की पीढ़ी जिसमें वो अपने भाई-बहन हो गए, वो हो गए और आने वाली पीढ़ी उसके बच्चों की हो गई। सब कुछ बेहतर करके रख देता है। खाना, पहनना, घूमना, गाड़ी, बंगला, घर सब आता है, लेकिन वो आएगा आपकी इस कड़ी तपस्या से। अगले 1 के 1.5 साल आपके ये जो डेडिकेटेड लाइफ होने वाली है ना, अपने आप को जो एकदम डेडिकेशन में बांध करके, रूटीन में ला करके जो तुम करोगे, वही तुमको आगे अपलिफ्ट करेगी। तो क्लासेस में बढ़िया तरीके से रेगुलर रहो, टाइम पर रहो। कल से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पहली क्लास होगी दोपहर के 12 बजे। टॉपिक कौन-सा होगा वो तुमको दिख जाएगा। जैसे फ्रेंडली हो जाओगे, धीरे-धीरे अच्छा हो जाओगे, उसके बाद में 2 टाइम पर क्लास कर दूँगा। रोज की रोज 1 क्लास 1 घंटे की होगी। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी बढ़िया। कभी सैटरडे ऑफ भी हो जाती है, बाकी टाइम क्लास चलती है। डाउट ग्रुप एक जोड़ दिया जाएगा, तो वो भी तुम कनेक्ट रहोगे तो इन्फॉर्मेशंस वहाँ भी मिलते रहेंगे। अब किसी का मेरे भाई यहाँ पर कोई सवाल है तो भाई मेरे बता दो यहाँ पर कि क्या है और क्या नहीं। कुछ भी सवाल है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। नोट्स कैसे बनाएं सर जी? नोट्स बनाने के 2 तरीके होते हैं। या तो जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारी रफ्तार अच्छी है तो साथ के साथ बना लो, और अगर तुम्हारी रफ्तार अच्छी नहीं है तो मेरे पढ़ाने के बाद में फिर दोबारा से वीडियो को देखो, आराम-आराम से देख करके नोट्स बनाओ। हालाँकि आज के समय लोग जो नोट्स होते हैं वो नोट्स पूरा वैसे नहीं बनाते जैसे होना चाहिए। नोट्स बनाने का जो सही तरीका है वो ये है कि जैसे क्वेश्चन तो कभी मत लिखो, क्योंकि वो पीडीएफ तो मैं तुम्हें दे दूँगा तो हमेशा तुम्हारे एप्लीकेशन में स्टोर रहेगा। वो कहीं भागने वाला तो है नहीं, आज से 1 साल बाद भी तुम क्वेश्चन को कभी भी डाउनलोड कर लोगे। कॉपी में खाली सॉल्यूशन को नोट करो, वही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं इतना बढ़िया नोट्स बनाते हैं कि पता चलता है बीच में 4 गो टॉपिक के बाद में छोड़ देते हैं बनाना, वैसा काम मत करो। हर टॉपिक को कवर करो, बढ़िया से कवर करो, ठीक है? और उसके बाद खाली सॉल्यूशंस को नोट करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, फार्मूला बुक का इस्तेमाल कर लेते हैं रिवीजन के लिए, उससे कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्लास के बाद में मैं जो डिजिटल नोट्स आपको देता हूँ, खाली उसी को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हर बच्चे की कहानी अलग है। जो एकदम बिगिनर है, जिसके पास अच्छा समय है, वो पूरी तरीके से नोट्स बनाए, ठीक है? और बढ़िया तरीके से कई बातों को लिखे। जिनके पास थोड़ा कम समय है, वो खाली सॉल्यूशन नोट करे, और जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय है, तो फिर नोट्स ना बना करके जो मैं डिजिटल क्लास नोट्स क्लास में देता हूँ, आप खाली उसी को स्क्रॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप में, मोबाइल में सेव करके, उसी से बार-बार रिवीजन कर लीजिए, वो होगा। हालाँकि लिखने की एक अपना ही मज़ा है, जितनी बार आप लिखते हैं कॉपी में, आपको उतना बेहतर याद होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सर जॉब के साथ में नौकरी की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कौन-सी जॉब कर रहे हो, कितना घंटा दे रहे हो उसमें, तुम्हारा कितना वक़्त वहाँ जा रहा है, ठीक है? मानसिक संतुलन तुम्हारा क्या है उस नौकरी करने के बाद में? ऐसा तो नहीं कि बेशक नौकरी 4 घंटे की हो लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी 4 घंटे की देती हो, कि पढ़ाई में तुम्हारा मन ही ना लगे, तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है ना, वो डिपेंड करता है। कोर्स कब तक होगा? 9 महीने, 9 से 10 महीने मैं पूरा आपका लूँगा और उतने में पूरा टॉपिक आपका खत्म करा दूँगा। कुछ टॉपिक्स आपको लाइव कराए जाएँगे और कुछ टॉपिक्स के रिकॉर्डिंग भी आपको दिए जाएँगे, अगर आपका पेपर नज़दीक आ गया और चीज़ें जल्दी खत्म करनी रही तो।
ठीक है? क्योंकि वहाँ पर आपको भी भागम-भाग रहेगी कि मुझे जल्दी कवर करना है और मैं भी चाहूँगा कि यहाँ पर फ़ास्ट तरीके से जो है उस टाइम पर कवर करा दिया जाए ताकि तुम पेपर में सही परफ़ॉर्मेंस दे पाओ। ठीक है? पता चले पेपर के 2 महीना बाद हम सिलेबस खत्म करा रहे हैं, क्या फ़ायदा? तो जब पेपर आएगा तो कोशिश करूँगा कि मैं क्लासेस की संख्या भी बढ़ा दूँ और कुछ टॉपिक्स के वीओडी भी दूँ। ठीक है? दूसरी क्लास कितने बजे चलेगी? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहली क्लास दोपहर के 12 बजे, दूसरी क्लास शाम के साढ़े 6 बजे। एक टाइम अरिथमेटिक, एक टाइम एडवांस। ठीक है? चलिए, तो मुझे लगता है कि सारी सवालों का जो जवाब है वो मैंने आपको दे दिया है। कुछ बच्चे सिलेबस की पीडीएफ माँग रहे हैं। तो वो भी हम आपको सिलेबस वाइज़ सिलेबस की पीडीएफ करवा दो और ऐसे कर दो एग्ज़ाम वाइज़ सिलेबस। समझ गए मेरी बात को? एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएसआई ये सारे जितने होते हैं ना, एग्ज़ाम वाइज़ की एक पीडीएफ बना करके एप्लीकेशन पे डलवा देंगे, इसी ओरिएंटेशन क्लास में। ठीक है? रुद्र सर को बोल देना वो प्रिपेयर कर देंगे। चलो भाई, 2-3 दिन में तुम्हें एग्ज़ाम वाइज़ सिलेबस भी हम तुम्हें दे देंगे। ठीक? और बोला हालाँकि सब चैट जीपीटी पे है अवेलेबल, पर ठीक है मैं कर दूँगा तुम्हारे लिए उतना, टेंशन मत लो। तो एडमिशन्स जो नहीं लिए हैं वो एडमिशन अपना ले लें, कल से क्लास चलेगी और क्लास सीधा-सीधा एप्लीकेशन पे ही रहेगी, पेड होगी और सारे के सारे बच्चे वहीं देख पाएँगे जो एनरोल्ड हैं। और यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर कि मतलब बहुत अच्छा सफ़र कल से आपका शुरू होने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको गणित सिखा सकता हूँ अगर आप सीखना चाहें तो, बाकी तो आपके अपने हाथ में ही है। इंसान तो कोशिश करता है हमेशा यहाँ पर कि बेस्ट से बेस्ट पढ़ाए, बेस्ट से बेस्ट समझा पाए, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया में नंबर 1 मैं ही हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर कि जो है मेरे से बेहतर कोई पढ़ा नहीं सकता। मेरे से बेहतर पढ़ाने वाले आएँगे और आपसे बेहतर पढ़ने वाले भी आएँगे। ये मंच है आज हम में, कल कोई और रहेगा यहाँ पर। बस इतना है कि अभी का जो वक़्त है, उस हिसाब से हमें अपना-अपना बेस्ट देना है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं। मिल कर के करेंगे, अच्छा करेंगे, साथ निभाइए, हमारे साथ में चलिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल दोपहर के 12 बजे बहुत प्यार तरीके से आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाल-बच्चों का ध्यान रखिए। ठीक? चलिए भैया, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।